से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम। हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अवतल अपवर्तक पृष्ठ के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था उत्तल अपवर्तक पृष्ठ। आज की इस वीडियो के अंदर हम अवतल अपवर्तक पृष्ठ, अवतल अपवर्तक पृष्ठ कौन सा, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि अवतल अपवर्तक पृष्ठ जिसका अवतल भाग विरल माध्यम में और शेष भाग क्या हो, सघन माध्यम के अंदर हो, वो कहलाता है आपके पास में अवतल अपवर्तक पृष्ठ। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अवतल अपवर्तक पृष्ठ के बारे में। अवतल अपवर्तक पृष्ठ एक ऐसा अपवर्तक पृष्ठ जिसका अवतल भाग, अवतल पृष्ठ विरल माध्यम में और शेष भाग सघन माध्यम के अंदर हो, तो वो कहलाता है आपके पास में अवतल अपवर्तक पृष्ठ। सबसे पहले इसका डायग्राम समझ लेते हैं। एक अवतल भाग, अवतल भाग किसकी ओर हो, विरल माध्यम की ओर हो, तो ये इसका क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, जिसका अपवर्तनांक μ1, ठीक है। और शेष भाग क्या हो, सघन माध्यम में, तो ये इसका शेष भाग, ये किसमें है, सघन माध्यम में, तो सघन को डॉटेड इस माध्यम से दर्शा देते हैं। ये आपके पास में सघन माध्यम है, इसका अपवर्तनांक μ2, ये इसकी मुख्य x और x डैश इसकी क्या हो गई, मुख्य x हो गई, ठीक है। यहां पे ये सघन माध्यम, ये चीज अवतल अपवर्तक पृष्ठ का APB भाग जो विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ1 व सघन माध्यम का अपवर्तनांक μ2 को पृथक करता है, अलग अलग करता है। ये चीज इसके अंदर जो हमने उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के अंदर पढ़ा था वही कंडीशन इसी तरीके से कि आपके पास में ये मुख्य x x डैश, P इसका प्रकाशीय केंद्र, C यहां पे वक्रता केंद्र, C क्या है यहाँ पे, वक्रता केंद्र, और ये बिंब O है, यहां पे मान लिया मैंने ये बिंब O, ये बिंब है आपके पास में, ये बिंब O है, यानी इस बिंदु O बिंदु पे क्या रखा हुआ है, एक बिंब रखा हुआ है। अब बिंब O से आने वाली एक प्रकाश किरण अवतल अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु, ये यहां पे M पर आपतित होती है। इस बिंदु को हमने पहले वाले टॉपिक में माना था M पॉइंट, ये पॉइंट क्या आपके पास में M कि बिंदु O से या बिंब O से आने वाली एक प्रकाश किरण अवतल अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु M पर आपतित होती है। तो देखो यहां पे क्या है, ये चीज देखो, ये वक्रता केंद्र से गुजरेगी। वक्रता केंद्र को एक बार देखो, इसको मैं यहां से उजाड़ता हूं, ये मैंने यहां पे क्या मान लिया, एक वक्रता केंद्र मान लिया C, ये वक्रता केंद्र, सॉरी ये C आपके पास में वक्रता केंद्र, और ये क्या हो गया, एक अभिलंब हो गया, इसको नाम दे दिया मैंने N, तो ये NMC क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ये अभिलंब। अब देखो बिंब O से आने वाली आपतित प्रकाश किरण APB अवतल अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु M पर आपतित होती है, और M पर आपतित होने के बाद में यहां पे देखो ये M पर आपतित हुई। अब क्या हुआ, ये
विरल माध्यम से किस में जाएगी, सघन माध्यम में। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसकी डायरेक्शन तो ये है, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई इस तरीके से, ये इस तरीके से अभिलंब की ओर झुक गई, ये अभिलंब की ओर। ये हो गया, ये समझ में आया यहां से कि बिंब बिंदु O से आने वाली एक प्रकाश किरण अवतल अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु M पर आपतित होती है और आपतित होने के बाद में सघन माध्यम में जैसे जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये हो गया। तो अब यहां पे देखो, ये आपतित किरण, ये अभिलंब, आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला ये कोण क्या हो गया, आई कोण हो गया। ये कोण क्या आपके पास में, आई, ये आपतन कोण है। ये कौन सा कोण आपके पास में, आपतन कोण। ये आपतन कोण हो गया। और ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, अपवर्तित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला ये जो कोण आपके पास में, ये क्या हो गया, अपवर्तन कोण, आर। ये कौन सा कोण आपके पास में, अपवर्तन कोण। ये अपवर्तन कोण आर हो गया। अब ये चीज है, इस अपवर्तित किरण को मैंने पीछे की ओर बढ़ाया इस तरीके से, तो ये यहां पे इस बिंदु पे आ गई है, इस बिंदु पे आ गई है। इसको पीछे की ओर बढ़ाने पर, अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये इस बिंदु पे आ रही है। अब एक प्रकाश किरण गुजरी है, अब दूसरी प्रकाश किरण गुजारेंगे। बिंदु O से एक अन्य प्रकाश किरण अवतल अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु P पर यानी प्रकाशीय केंद्र पर आती होती है और बिना विचलित हुए सीधी आगे की ओर निकल जाती है। इस अपवर्तित किरण को मैंने पीछे की ओर बढ़ाया, इस अपवर्तित किरण को भी मैंने पीछे की ओर बढ़ाया और इस अपवर्तित किरण को मैंने पीछे की ओर बढ़ाया, तो ये दोनों इस बिंदु पर काटती है। ये बिंदु को आई मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। तो इस प्रकार दो अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर इनका कटान बिंदु आई है, इनका कटान बिंदु आई है। इस प्रकार ये कटान बिंदु आई है, ये बिंब O का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ये आपके पास में आई बिंदु, ये क्या आपके पास में, वास्तविक प्रतिबिंब। यह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है। अब जो चीज हमने डायग्राम के अंदर पहले वाले टॉपिक के अंदर मांगी थी वही चीज मान लेते हैं। ये इस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया, इसको बीटा और इसको गामा मान लिया। इस एंगल को क्या मान लिया मैंने, गामा। आपके पास में देखो एम ओ पी अल्फा, एम आई पी बीटा और एम सी पी गामा, यानी ये लेंस इस तरीके से थोड़ा सा बैंड होता है इसके अंदर, इस तरीके से होता है। तो ये आपके पास में तीन त्रिभुज बन गए। कौन कौन से, एक तो एम ओ पी, दूसरा एम आई पी और तीसरा एम सी पी। तो एम ओ पी अल्फा हो गया, एम आई पी बीटा हो गया, एम सी पी गामा हो गया। ये चीज है, ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया। सबसे पहले इसकी थ्योरी देख लो। एक अवतल अपवर्तक पृष्ठ जो विरल माध्यम के अपवर्तनांक μ1 तथा सघन माध्यम का अपवर्तनांक μ2 को पृथक करता है। इसका प्रकाशीय केंद्र P, वक्रता केंद्र C तथा इसकी मुख्य अक्ष x x डैश है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O पर एक बिंब रखा हुआ है। बिंब से आने वाली एक आपतित प्रकाश किरण अवतल अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु M पर आपतित होती है तथा अपवर्तित प्रकाश किरण, जब ये प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। बिंब बिंदु O से एक अन्य प्रकाश किरण अवतल अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु P पर आपतित होती है, प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होती है, जो बिना विचलित हुए सीधी आगे की ओर निकल जाती है। इन दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर इनका कटान बिंदु I प्राप्त होता है, जो बिंब O का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जो बिंब बिंदु O का क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये I आपके पास में वास्तविक प्रतिबिंब है। तो आपके पास में
यहाँ पे इसकी थ्योरी, ये तो इसकी क्या होगी, रचना होगी डायग्राम की। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हल करेंगे तो कोण एम ओ पी इक्वल अल्फा मान लेंगे ये चीज। दूसरा कोण एम आई पी इक्वल टू बीटा, और तीसरा एम सी पी इक्वल गामा। अल्फा बीटा गामा तीनों कोण आ गए। अब यहां पे हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज लिया मैंने, त्रिभुज एम ओ सी में त्रिभुज एम ओ सी दिखाई दे रहा है, एम ओ सी, ये त्रिभुज आपके पास में। तो त्रिभुज एम और सी के अंदर ये कोण तो क्या है, अल्फा, ये कोण क्या है, आई। ठीक है, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है एम और सी, ये देखो ये त्रिभुज है, एम ओ सी, एम ओ सी के अंदर ये पूरा कोण आई है, ये कोण अल्फा, और ये कोण इसका बेस कोण है गामा, इसका बेस कोण क्या है, गामा। तो आपके पास में क्या देगा त्रिभुज एमओसी के अंदर, गामा इक्वल आई प्लस अल्फा, ब्रैकेट में लिखना 22 कोण से, ये क्या है इसका 22, ये 22 कोण से हो गया। दूसरा त्रिभुज देखो, ये आपके पास में आर एंगल है तो ये भी क्या हो जाएगा आर, क्योंकि देखो शीर्षाभिमुख कोण है, ये आर है तो ये भी आर हो गया, इसके सामने वाला आर, आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लेंगे अब त्रिभुज, त्रिभुज एम आई सी में, त्रिभुज एम आई सी त्रिभुज में, एम आई सी के अंदर देखो ये बीटा, ये आर और ये गामा है, तो बीटा प्लस आर किसके बराबर है, गामा के बराबर। तो गामा इक्वल क्या आ जाएगा, गामा इक्वल आ जाएगा बीटा प्लस आर कोण, ये हो गया। अब देखो आपके पास में यहां से हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे, यहां से क्या निकालेंगे, आर की वैल्यू। तो आर इक्वल क्या आ जाएगा, आर इधर, आर इधर क्या है, बीटा इधर आ गया, तो क्या आ जाएगा गामा माइनस बीटा, यहां से आर की वैल्यू निकाल दी, गामा माइनस क्या आ गया बीटा, और इस जगह से देखो यहां से आई का मान निकाल लेंगे, तो यहां से आई का मान निकालेंगे तो देखो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस का गामा, प्लस का अल्फा इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा गामा माइनस अल्फा इक्वल टू आई, यानी आई की वैल्यू तो आ जाएगी गामा, ये माइनस क्या आ गया अल्फा, और यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस का बीटा रहेगा माइनस का बीटा, तो आर इक्वल क्या आ गया गामा माइनस बीटा। यहां तक हो गया ये। अब यहां तो आने वाले स्नेल के नियम से लेते हैं, स्नेल लॉ से, स्नेल लॉ क्या है, साइन आई बटे साइन आर बराबर वही पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। साइन आई लिखेंगे यदि साइन थीटा अल्पांश है तो क्या करते हैं, साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर, तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर, तो साइन आई किसके बराबर, आई के बराबर, और साइन आर किसके बराबर, आर के बराबर। तो क्या देगा, अतः आई अपॉन आर, ठीक है, आई अपॉन आर इक्वल टू क्या गया, म्यू टू अपॉन म्यू वन, इनकी वज्र गुणा कर देंगे तो क्या देगा म्यू वन आई बराबर म्यू टू आर, इसे दे देंगे समीकरण 1, इसे क्या दे दी समीकरण 1। आगे अब ये म्यू वन आई, म्यू वन आई की वैल्यू रख देंगे, आई की वैल्यू क्या आपके पास में गामा माइनस अल्फा इक्वल म्यू टू, और आर की वैल्यू क्या है
गामा माइनस बीटा, तो गामा माइनस बीटा, इसे दे देंगे समीकरण 2। ये हो जाएगा आपके पास में। अब वही पहले वाली कंडीशन लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू याद कर लेते हैं। अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू याद करें तो ये अलग अलग त्रिभुज ले लेंगे। ये अलग अलग त्रिभुज आपके पास में जितने भी त्रिभुज है उन त्रिभुजों में अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू ज्ञात कर देंगे। देखो सबसे पहले हम अल्फा की वैल्यू कहते हैं, तो सबसे पहले त्रिभुज ले लेते हैं हमने त्रिभुज MOP में। तो समकोण त्रिभुज है ये, तो समकोण त्रिभुज MOP, समकोण त्रिभुज MOP के अंदर tan अल्फा, tan बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब क्या आपके पास में MP बटे में आधार क्या है OP, तो क्या जाएगा MP बटे में क्या जाएगा OP। वही चीज tan अल्फा लगभग बराबर है अल्फा के, तो अल्फा इक्वल क्या जाएगा MP बटे में OP। ये आ गया। सेकेंड आपके पास में दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बीटा की वैल्यू करें तो MIP में, MIP के अंदर tan बीटा इक्वल टू क्या जाएगा MP बटे में IP। tan बीटा लगभग बराबर बीटा, तो बीटा इक्वल क्या जाएगा MP बटे में IP, ये आ जाएगा। और तीसरा आपके पास में त्रिभुज कौन सा MCP में, tan गामा इक्वल क्या आ जाएगा, tan गामा इक्वल टू आ जाएगा MP बटे में CP, tan गामा लगभग गामा, तो गामा इक्वल क्या आ जाएगा MP बटे में CP। ये आपके पास में अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू आ गई। ये अल्फा बीटा और गामा तीनों के मान है समीकरण 2 के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास में अल्फा बीटा और गामा के मान है, ये यहाँ पे पुट कर देंगे समीकरण 2 के अंदर। तो यहाँ पे अल्फा बीटा तथा गामा के मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे, यहां पे रख देंगे μ1, अल्फा का मान रख दिया मैंने MP बटे OP माइनस गामा का मान रखना है, गामा का मान है MP बटे CP है माइनस अल्फा की वैल्यू है MP बटे OP बराबर μ2, गामा की वैल्यू MP बटे CP माइनस बीटा की वैल्यू क्या है MP बटे IP। ये आ जाएगा, MP दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, तो आपके पास में क्या गया μ1 MP क्या बच गया 1 बटे CP माइनस 1 बटे OP इक्वल μ2 MP कॉमन आ गया इधर से भी, ये बच गया आपके पास में 1 बटे CP माइनस 1 बटे IP। ये वैल्यू आ जाएगा, MP से MP क्या हो गया कैंसिल हो गया, आपके पास में बच गया μ1 1/CP माइनस 1/OP इक्वल μ2 1 बटे CP माइनस बटे IP। यह आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास में इसका मेथड होगा वो क्या करेंगे, हम ये पूरा डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर चिन्ह परिपाटी काम में ले लेंगे और चिन्ह परिपाटी के द्वारा इस CP OP इनकी वैल्यू IP की वैल्यू है, चिन्ह के साथ में प्लस की या माइनस की जो भी है वो सारी वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आगे हम चिन्ह परिपाटी काम में लेंगे। चिन्ह परिपाटी लेने पर
चिन्ह परिपाटी से क्या जाएगा आपके पास में, सीपी का मान रखेंगे, सीपी। सीपी क्या चीज आपके पास में, सीपी यहाँ पे देखो ये वक्रता केंद्र, ये क्या आपके पास में वक्रता, सॉरी प्रकाशीय केंद्र, ये वक्रता केंद्र है सी, ये प्रकाशीय केंद्र। वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। और इधर की साइड में है, सारे मान इस साइड में है। यहाँ पे देखो इस तरीके से आपके पास में ये बन रहा है, ये चीज इस तरीके से, तो इस तरफ है तो ये पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है नेगेटिव होता है। तो इस साइड के सारे जो मान है वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो सीपी आपके पास में क्या है, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या इधर की साइड में तो क्या होगी माइनस के आर, क्या हो जाएगी ये माइनस के आर हो जाएगी, ठीक है। ये एक्स, ये क्या हो जाएगी माइनस के आर। दूसरा है ओपी, ओपी, ओ क्या है बिंब, पी क्या है प्रकाश के अंदर, ओ बिंब व प्रकाशीय केंद्र के बीच दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब दूरी, क्या हो जाएगी ये बिंब दूरी। और बिंब दूरी को किस तरह व्यक्त करते हैं, यू के द्वारा, इस साइड में है, ठीक है, आ गया माइनस के यू। आगे आपके पास में है आईपी, आईपी, आई प्रतिबिंब है, आई बिंदु पे क्या बन रहा है प्रतिबिंब, ये प्रकाशीय केंद्र, ये क्या होगी प्रतिबिंब दूरी। ये प्रतिबिंब दूरी और इधर की साइड में तो क्या आएगा माइनस के वी। ये यहां पे इस फॉर्मूले में पुट आउट कर देंगे सारे मान। μ1 क्या आ जाएगा 1 बटे सीपी का मान क्या है, सीपी की वैल्यू माइनस के आर, तो माइनस के आर, माइनस ये रख दिया 1 बटे ओपी, ओपी का मान क्या है माइनस यू, तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस यू, बराबर μ2 1 अपॉन सीपी, सीपी की वैल्यू माइनस के आर, ये माइनस 1 अपॉन आईपी, आईपी की वैल्यू क्या माइनस के वी, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस के। ये चीज हो गई यहाँ पे, इसको साफ कर, ये हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, μ1 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा माइनस के μ1 आर, μ1 किसी की तो माइनस प्लस के μ1 बटे में यू, बराबर μ2 के ऊपर होना तो माइनस के μ2 आर, और ये क्या आएगा प्लस का μ2 यू, क्या आ जाएगा। अब देखो आपके पास में मैंने क्या किया, इस माइनस के μ2 आर को इधर ले आया, और ये माइनस प्लस का μ1 यू है ये इधर ले गया। तो देखो आपके पास में ये माइनस का μ2 आर इधर आ गया, किसका हो गया प्लस का μ2 बटे में आर, माइनस का क्या है μ1 बटे में क्या आ गया आर, बराबर ये क्या है μ2 वी, और ये प्लस का μ1 बटे यू है, इधर किसका हो जाएगा माइनस का μ1 बटे में यू। अब यहां से देखो दोनों में से आर कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या किया एलसीएम ले लिया ये, तो एलसीएम लेने के बाद में क्या आ जाएगा μ2 माइनस μ1 बटे में क्या आ गया आर, ये आ जाएगा, ये आ गया μ2 माइनस μ1 बटे में आर इक्वल क्या आ जाएगा μ2 वी माइनस μ1 बाई यू। ये जो आपके पास में फॉर्मूला है ये आ गया अवतल अपवर्तक पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र। इसे क्या कहते हैं अवतल अपवर्तक पृष्ठ का, अवतल अपवर्तक पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र, ये फॉर्मूला है। इसे क्या लिख सकते हैं, यह विरल माध्यम के अपवर्तनांक, यह विरल माध्यम के अपवर्तनांक μ1, सघन माध्यम के अपवर्तनांक, सघन माध्यम के अपवर्तनांक μ2, वक्रता त्रिज्या r, इसमें वक्रता त्रिज्या कैपिटल R, प्रतिबिंब दूरी v,
प्रतिबिंब दूरी v तथा बिंब दूरी u में संबंध है। क्या है ये? बिंब दूरी u में संबंध। यह क्या है? विरल माध्यम के अपवर्तनांक μ1, सघन माध्यम के अपवर्तनांक μ2, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R, प्रतिबिंब दूरी v और बिंब दूरी u, इन सारों में क्या ये संबंध है। तो यह आपके पास में टॉपिक था गोलीय अपवर्तक पृष्ठ का। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के अंदर हम क्या करते हैं, उत्तल माध्यम के अपवर्तनांक तथा अवतल माध्यम के अपवर्तनांक, इन दोनों माध्यम के अपवर्तनांक के अंदर अपवर्तन सूत्र का मान ज्ञात करते हैं, अपवर्तन सूत्र फॉर्मूला ज्ञात करते हैं। दोनों का डायग्राम अलग अलग बनेगा। उत्तल माध्यम का अपवर्तनांक, उत्तल माध्यम के अपवर्तनांक के अंदर क्या होगा कि जब कोई प्रकाश की विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, तो इसका अभिलंब इस साइड में बढ़ेगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है, तो ये प्रतिबिंब इधर बनेगा। और अवतल अपवर्तन के अंदर आपके पास में क्या होगा, वक्रता केंद्र इसी दिशा में होता है, यानी कि -x दिशा के अंदर होता है, तो आपके पास में अभिलंब की ओर झुकेगी तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, उसी दिशा में बनेगा। तो इस प्रकार हम गोलीय अपवर्तन के लिए उत्तल माध्यम के अपवर्तनांक और उत्तल अपवर्तनांक और अवतल अपवर्तनांक के बारे में, सूत्र के बारे में फॉर्मूला याद करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। आगे नेक्स्ट टॉपिक लेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक्स।